14। करो भाई सब लोग, जरा ट्राई कर लो एक बार इसको। 14 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये देख लो। देखो क्या कह रहा है। इन ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, a diameter AB is extended to a point C outside the circle. CD is a tangent at point D on the circle. If CD equals to 7 root 3 centimeter and angle DVC is 120 degree, then the length of diameter of the circle is equal to। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेंजेंट की प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी काम में आएंगी भाई। एक मान लो हमारा एक एक सर्कल बना लिया हमने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डायमीटर ए बी एक्सटेंडेड टू पॉइंट सी आउटसाइड द सर्कल। अब देखो कुछ इस तरीके से होगा ये, कोई ऐसे करके मान लो, एक सेकेंड। मान लो ये डायमीटर है, डायमीटर को आगे मैं सी पॉइंट तक बढ़ा दूं। मान लो ये ए बी है, ए बी बोल रहा है ना, डायमीटर ए बी है। व्यास जो होता है ये सेंटर मान लो सी पॉइंट तक बढ़ा दिया। सी डी एक इसकी जो है टेंजेंट बता दी, ये वाली जो है एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है सी डी, ठीक है। इसकी लेंथ दे रखी है 7 रूट 3, 7 रूट 3 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी लेंथ। और एंगल डी बी सी, देखो किसकी बात हो रही है, इसकी बात ये कर रहे हैं, ये 120 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ डायमीटर ए बी। तो भाई 14 बताइए, 14 आ रही है, कैसे कैसे आ रही है, नहीं कैसे आ रही है 14, हम ये तो पूछ रहे हैं, आई कैसे है 14। अब मैं अगला स्टेप क्या करूं इसमें, ओडी को ज्वाइन कर लूं। चलो भैया ओडी को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ओडी ज्वाइन हो गई है। अब ये जो है ये भी रेडियस है भाई, और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये अगर 120 है तो ये 60 डिग्री का होगा, और ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अच्छा एक और बात बताओ जरा मुझे, ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री बनेगा, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे सेंटर से बना रहे हो, तो ये जो अंदर वाला एंगल 30 डिग्री बच जाएगा क्या, क्यों भाई, 120 और 30 150, तो ये वाला एंगल भी कितने का बच जाएगा, 30 डिग्री का बच जाएगा। तो एक पॉइंट जरूर ध्यान रख लो यहाँ पे, कि अगर मान लो ये 120 डिग्री का है, तो ये 30 30 के हो गए दोनों, ठीक है। तो 1 1 और √3 का रेशो रहता है इनके बीच में, साइड्स के बीच में कैसा रेशो रेशो रहता है, 1 1 और √3 का। एक तो 90 डिग्री वाला होता है तुम्हारा, तुम वो तो पता ही होगा सब लोगों को, कि भाई एक ये 90 डिग्री है हमारा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है मान लो, और ये 30 डिग्री है। 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, 60 के सामने क्या होता है, √3। मतलब साइड्स का रेशो चलता है इस तरीके से। अगर जैसे 45 डिग्री का हो तो, जैसे ये 45 डिग्री है, और ये 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है तुम्हारा, तो 1 1 और √2 का रेशो रहता है। इसी तरीके से 120 डिग्री वाला है, 30 30 वाला है, इसका क्या होता है 1 1 √3। बहुत आसान होता है इनको प्रूफ करना, बड़ा ऐसा कोई मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन बस तुम ध्यान में रखो अब इसको। अब देखो 120 के सामने √3 है, √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 7 √3, तो 1 की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी क्या, यानी कि ये भी 7 है, और ये भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 7। कैसे आ गई भाई, रेडियस इसलिए आई, जब ये 60 है ये 60 है, तो ये भी कितने का होगा, और अगर तीनों एंगल बराबर होते तो कैसा बनता है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये साइड अगर 7 है तो ये भी 7 होगी, और ये 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर हमारा कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर का हमारा डायमीटर हो जाएगा। यहां पर तुम साइन रूल भी लगा सकते हो, जब
है ना, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। साइन रूल से भी यहाँ पे साइड निकाल सकते हो। एक कोसाइन रूल होता है। तीनों रूल्स किस लिए होते हैं? एंगल्स और साइड बताने के लिए होते हैं ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिक तुम इतना ध्यान रख लो, इससे भी काम तुम्हारा चल रहा है अच्छा खासा। तो ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा अभी 20 तारीख वाले उस मेंस में पूछा गया है, ठीक है ना। बढ़े आगे बोलो। अब देखो इस क्लास का तुम्हें यही फायदा है कि जो जैसे अभी मैंने आज 20 तारीख का करवा रहा हूँ, हो सकता है कल एक क्लास और लग जाए। 30 क्वेश्चन है मेंस के पेपर में, एक 18 तारीख को हुआ था, दोनों को सॉल्व करा दूंगा मैं, ठीक है ना। मेंस के दोनों पेपर। ये क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई 5z माइनस 7y स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर है, प्लस 7z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 49z स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तुम लोगों को। हाँ भाई, बता दो चलो भाई। आंसर तो दिख गया, फर्स्ट ऑप्शन है ना, पहला होगा। पहला ऑप्शन क्या है, कौन सा? देखो यार, सिंपल सा टास्क तुम्हें देखना क्या है, हर एक में पहला ही है ना। अरे जेड स्क्वायर अलग अलग है यार हर एक में। एक बात सोचो, 49z स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 25z स्क्वायर ही बचना है। एक ही ऑप्शन बनेगा, दूसरा ऑप्शन बनना नहीं है कोई। तुम ओपन करके देख लेना इसको। मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको, देखो यहाँ पर माइनस का 49z स्क्वायर है ना। 49z स्क्वायर माइनस का अगर है, और इसका जब तुम स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 49z स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो भाई ये दोनों जाएंगे, और यहाँ पे 5z है तो ये 25z स्क्वायर आएगा। तो इतना सा सोच लो कि ये पॉजिटिव बचना है। और सबसे बढ़िया बात है कि किसी भी ऑप्शन में 25 है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा है? ए ऑप्शन, 25z स्क्वायर। क्लियर है? बोलो, बढ़ूँ आगे? नहीं तो ओपन करके देखना चाहते हो तो इतना ही आएगा ना। हाँ, यही आएगा। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन जिसको कहते हैं देखते मार्क करो आंसर और आगे बढ़ो। देखो एक बात ध्यान रख लेना, किसी भी कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा है बाई टू गेट वन, ऐसे ऑफर दिए होते हैं ना, ऐसे ऑफर दिए होते हैं, बाई टू गेट वन, बाई वन गेट वन, होते हैं ऐसे ऑफर। अब इन ऑफर में तुमको ध्यान क्या रखना है? एक तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देखो, इसको तो तुम कर लोगे, अभी मैं बता भी दूंगा, एक बार समझ लो बस। एक तो दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचो कि शॉपकीपर क्या सोच रहा है, एक कस्टमर के हिसाब से सोचो कस्टमर क्या कर रहा है। अब मान लो बाई टू गेट वन है, अब मान लो शॉपकीपर की बात की जाए, दुकानदार की बात मैं करूं, तो दुकानदार के पास से 3 आर्टिकल जा रहे हैं बेटा, और कस्टमर जो है, कस्टमर पे कर रहा है सिर्फ 2 आर्टिकल का, बाई टू गेट वन। अगर हम दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचे तो हमारे पास से कितने आर्टिकल चले गए? 3। और अगर ग्राहक के हिसाब से सोचोगे तो हमने कितने खरीदे? 2, एक हमें फ्री मिल गया। तो ये जो एक है ये डिस्काउंट है, और ये एक का डिस्काउंट कितने पर है? 3 पर। तो इस केस में जो डिस्काउंट है दैट इज 33.33%, अगर बाई टू गेट वन चलता है। अब तुम ये सोचो, बाई वन गेट वन होता है, बाई वन गेट वन को फ्री में थोड़ी दे रहा है तुम्हें, 2 खरीद रहे हो, मतलब उसके पास से 2 जा रही हैं और एक के पैसे तुमसे ले रहा है, तो 50% डिस्काउंट है वो। इसीलिए जैसे यहां पे क्या है, बाई 5, आगे से क्या ध्यान रखोगे, 5 खरीद रहे हो गेट वन, तो ये 1 जो है ना यही फ्री है, ये तो रख लो ऊपर, और 5 और 1 टोटल कितने गए? तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 16.66%। ठीक है, बड़े आगे, इसमें तो कुछ है नहीं दिक्कत। अगेन देखो इजी क्वेश्चन है कितना, डिविजिबल बाई 24 देख रहा है, बी ऑप्शन। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, ना तो इसकी लास्ट दोनों डिजिट कट रही 4 से, ना इसकी। देखो एसएससी का ही पेपर है बेटा, देख लो, एक ही आंसर है। 24 4 का एक मल्टीपल है, 4 एक फैक्टर है 24 का। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है, कोई ऑप्शन है बताओ दूसरा। अब बताओ, ऐसा ये मेंस का पेपर है तुम्हारा। अरे हाँ, होंगे 4-5 क्वेश्चन मुश्किल भाई, 25 तो आसान है। क्या कह रहे हो देखो,
बताओ। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ एन आर्क ए बी सी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 134 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये? 134 डिग्री का एंगल बना रही है। द कॉर्ड ए बी इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, पी पॉइंट तक वो प्रोड्यूस कर दी जाती है। देन एंगल सी बी पी इज इक्वल टू, इतना भी तुम लोगों को बता देता हूं हिंट के तौर पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी, चक्रीय चतुर्भुज की। एडवांस में पढ़ाएंगे बेटा। ये एक सर्किल है, ठीक है, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टेक्स जो होती हैं वो इसकी सर्कमफेरेंस के ऊपर हों, ऐसे जो भी क्वाड्रिलेटरल बनते हैं उनको हम साइक्लिक या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है, इनमें ये एंगल जैसे ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल अगर अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो बनेगा तुम्हारा 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। और अगर मान लो ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, तो एक्स प्लस वाई भी हमारा कितना बनता है? 180 डिग्री। इतना ध्यान रखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों की चारों वर्टेक्स जो होती है हमारे सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर होती हैं। अब इसमें एक खासियत क्या होती है, जैसे मान लो इसको मैं आगे बढ़ा दूं, है ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये भी अल्फा के बराबर आ जाएगा कि नहीं बताओ? अगर ये दोनों 180 डिग्री हैं और ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये बीटा है तो ये अल्फा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये एंगल वाई हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा। अब यही प्रॉपर्टी अगर तुमने समझ ली, इतनी सी और इतनी सी काम की है, ये इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखो एक सर्कल बना लिया मैंने, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक आर्क है ए बी सी, ए बी सी एक आर्क है और सेंटर पे कितना बना रही है? सेंटर है इतना, ये देख लो तुम, ये 134 डिग्री बना रही है और ये सेंटर है तुम्हारा ए बी। अब ये जो है ए बी जो है ये प्रोड्यूस करी जाती है सी पॉइंट तक, प्रोड्यूस कर लो भैया इसको, ठीक है। सी बी पी, अच्छा पी तक है, पी मान लो यार इसको, ठीक है, पी पॉइंट है। सी बी पी, सी बी पी इज इक्वल टू, सी कहाँ गया भाई? सी यहाँ मान लूँ कोई पॉइंट, ठीक है, या यहाँ मान लूँ सी बी पी ऐसे, हाँ बी नीचे आएगा, सी इधर आ जाएगा, इतना सा चेंज कर लो इसमें, ये सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। अब तो ठीक है, ए बी सी आर्क हो गई, सेंटर पे कितना बना रही है? 134 डिग्री बना रही है। और क्या कह रहा है, सी बी पी इज इक्वल टू सी, सी बी पी ये पूछ रहा है। अच्छा यार हमने, रुको रुको एक सेकंड, यहीं पे गलत बना दिया हमने इसको, दोबारा बना देता हूँ मैं ना। 68 डिग्री आएगा, वैसे दिख तो रहा है आंसर मेरे को, देखो ये बन रहा है हमारा, ये एंगल बना दिया मैंने इस तरीके से, ये कोई चाप है ए बी सी आर्क, ये बना रही है हमारी 134 डिग्री, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ए बी को पॉइंट पी तक बढ़ा दिया हमने, ए बी को एक पॉइंट पी तक बढ़ा दिया हमने, ऐसे करके कह रहा है। अच्छा ये वाला एंगल पूछ रहा है सी बी पी, ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो क्या ही करना है, उसमें इतना काम करना है, ठीक है। अगर सेंटर पे 134 डिग्री बनना है तो यहाँ 67 बनना होगा, आधा बनता है। और ए बी सी, इसको मान लो डी पॉइंट है ये, तो ये साइक्लिक बन गया ए बी सी डी, तो ये 67 है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का बन गया? 68 डिग्री का बन गया। यही प्रॉपर्टी लग जाएंगी सीधी सीधी,
थोड़ा सा बस ध्यान देना इस पे, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, बी वाले पे है ना, नहीं तो बी आराम से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सिंपल सी प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ू फिर मैं आगे, बोलो जल्दी सब लोग, है ना, पढ़ा जाए। ये बात समझ में आई कैसे आगे 67? भाई आमने सामने के 180 होते हैं और ये वाला इसके बराबर होता है, जैसे ये वाला इसके बराबर है, तो यही तो हो रहा है वहां पे, है ना। चलो भाई, तो देख लो क्या कह रहा है। लेट पी क्यू आर बी ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट आर, लेट पी क्यू इक्वल्स टू 29 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल क्यू जो है वो दैट इज थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बता दो चलो कौन सा आंसर आएगा। देखो 20 21 29 याद रखना है तुम्हें, है ना। ये 20 21 29 का एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। तो हमें दे रखा है पी क्यू 29 और ये आ जाएगा हमारा आर, क्यू आर दे रखा है 21, तो ये कितना होने वाला है 20, एंगल क्यू दे रखा है थीटा, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना सब लोग, बस स्क्वायर हो रहे हैं और नीचे हाइपोटेनस आता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, एक तो तरीका यही है। बाकी तुम ये सोच लो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर कितना होगा 441, इसका स्क्वायर कितना होता है 400, डिवाइड बाई इसका स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 41 अपॉन 841। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स लिख लो यहाँ पे साइड में। देखो 3 4 5 तो बेसिक है ही अपना, 3 4 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे 6 8 10 ये भी हैं ट्रिपलेट है। और देख लो 7 24 25 होता है, 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, 9 40 41 होता है, 20 21 29 है, 60 61 11 60 61 होता है। और भी बना सकते हो, 12 35 37 भी होता है, मतलब ये काम के पर ज्यादा है ना। अब इनके मल्टीपल भी, जैसे मान लो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 14 48 50, तो वो भी बन गया एक, इसमें और गुणा कर लो 4 का कर लो 12 16 20 बन गया। चाय मत दे तुम, क्लास के बाद पी लूंगा मैं। बोलो भाई, आ रही है बात समझ में, ध्यान रख लोगे, इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। ठीक है, और कोई रह गया इसमें, 5 12 13 भी आ गया, 8 15 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, 20 21 29 हो गया, ठीक है आ गए सब। ठीक है, 12 35 37 भी होता है, वैसे करना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो। अच्छा, ओके, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो, हैं
अच्छा चलो ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ तुम्हें। अच्छा रेस लगा रहे हैं ये, पी एंड क्यू टेक पार्ट इन 400 मीटर रेस। पी और क्यू ने एक 400 मीटर की रेस में पार्ट लिया, पी और क्यू यहाँ से भाग रहे हैं भैया, ठीक है, समझना बात को। तो पी runs at 12 kilometer per hour and P gives Q a start of 20 meter and still beats him by 13 seconds. बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। The speed of Q is round up to 2 decimal place. अब इसमें तुम्हें समझना क्या है कि मान लो P भागा, ये 400 मीटर की रेस है, ये 400 मीटर की रेस है, ठीक है। P भागेगा यहां से, P भागा यहां पहुंच गया भैया, ठीक है, ये X पॉइंट मान लूं, ये Y पॉइंट मान लो। तो P भागा X पॉइंट से Y पॉइंट तक, और मान लो P को एक टाइम लगता है, मान लेते P को लगता है T टाइम मान लेता हूं मैं, ठीक है, समझना पॉइंट को ध्यान से। और Q को वो स्टार्ट देता है 20 मीटर की, यानी कि Q ऑलरेडी 20 मीटर आगे खड़ा हुआ है। तो Q 20 मीटर आगे से भागा और फिर भी वो यहां तक पहुंचा, तो उसको टाइम कितना लगा? 13 सेकंड एक्स्ट्रा, क्योंकि P Q को कितने सेकंड से हरा रहा है। मतलब कहने का ये है कि P ने एक बार P पूरा कर गया अपना, T सेकंड में पहुंच गया भैया यहाँ पे। जब P भाग रहा था तो ये भी यहां से भाग रहे थे भाई साहब, टिक 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 टिक, यहां पहुंचे ये तब तक। तो T सेकंड में जितना P X to Y पहुंच गया, ये भाई साहब 20 मीटर कमी थे, स्टार्टिंग कर रहे थे और इसी पॉइंट तक पहुंच पाए। इसके बाद ये जो दूरी है, इसको तय करने में 13 सेकंड और लग गए, अभी तो 13 सेकंड से हराया। इसका मतलब Q का टाइम है T प्लस 13 सेकेंड, T प्लस 13 सेकेंड। अब देखो भाई ध्यान से, हमें स्पीड निकालनी है, हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, ठीक है। P की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, P का टाइम है T, T क्या होता है? डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर, अपॉन स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 गुणा 5/18 करना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो ना, करना पड़ेगा। तो ये 12 से 6 से 3 बार, 6 से 2 बार, 5 दूनी 10, यानी कि 120 सेकंड लग रहे हैं। तो P को 400 मीटर जाने में, P की बात हो रही है, P को 400 मीटर इन 120 सेकंड कवर कर रहा है P। अब बात कर लो Q की, Q तो गया 380 मीटर, टाइम कितना लग रहा है Q को? T प्लस 13, T कितना लग रहा है? 120, उसमें 13 जोड़ दो यार, कितना हो जाएगा? 100। लेकिन ये क्या है? मीटर पर सेकंड, हमें आंसर किस में चाहिए? तो क्या कर दूं? 18, ओ माय गॉड, कैसे करोगे? 18/5 ऐसे लिख दूं, 19 से 7 बार, 19 से 20 बार, 5 से 4 बार, तो 72/7, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग 28। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 10.29 किलोमीटर पर आवर। आ गया ना पॉइंट समझ में? बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। रेस की एक मैंने पूरी वीडियो डाली हुई है, अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तो मैं भी शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, 25-30 मिनट की, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर दिए हमने, जैसे भी आते हैं। मैं एक वीडियो है, 25-30 मिनट जाएंगे तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे रेस से रिलेटेड। और भी तुम्हारे पास कैसे भी क्वेश्चन हो रेस के, पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहता, कुछ खास नहीं रहता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। जिस दूरी को तय करने में P को T सेकंड लगे, उससे 20 मीटर कम दूरी को तय करने में Q को T प्लस 13 सेकंड लग रहे हैं। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सॉरी, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे यहां पर स्पीड भी पता है P की, मुझे यहां पर P की डिस्टेंस भी पता है, तो P का टाइम आ गया, वही T की वैल्यू है, और उसमें 13 सेकंड जोड़ दोगे तो वो Q का टाइम आ जाएगा, जो वो 380 मीटर चलने में तय कर रहा है। आगे ना बात समझ में? इतना सा कॉन्सेप्ट है। पढ़ा जाए फिर आगे, बोलो बोलो सब लोग। क्या कह रहा है भाई?
948750 ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट। देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लग जाता है इनमें। बाकी तुम अगर डिजिट सम में कंफर्टेबल नहीं हो या डिजिट सम हमने अभी सीखा भी नहीं है कोई ऐसा खास यूज करना, तो तुम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं पड़ेगा ज़्यादा कैलकुलेट करना। लेकिन ये है कि भाई, है ना, कैलकुलेशन तो है कि 2 years अगो द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 9487,500 थी। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी कि देखो 9487,500 है, 2 साल 8% कम हो रही है, तो अपने आप की 92% रह जाएगी, अपने आप की 92% रह जाएगी। इफ यू आर कंफर्टेबल इन डिजिट सम तो ये क्वेश्चन उड़ गया, अदरवाइज कैलकुलेशन लगेगी। डिजिट सम क्या होती है कि मैं 9 देख लूं कितने आ रहे हैं, 9 के अलावा जो बचे, जो रिमाइंडर बचेगा 9 से भाग देने पर, वो डिजिट सम होती है किसी भी डिजिट की। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा मैंने, तो मैं देखूंगा 9 कितने, 5 और 4 9, 6 और 3 9, तो डिजिट सम कितना बच गया, 7। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो 9, 4 और 5 9, 7 और 8 15, 15 होता है 1 और 5, 5 और 1 6, 9 गया 9 गया, ये कितना है 2, ये भी कितना है 2, और डिवाइड में तो 1 चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना, डिजिट सम इनका 1 होगा ना, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी कि डिजिट सम कितना मिल गया मुझे 6। अब 6 देख लो किसका आ रहा है, 9, 6 और 2 8, ये तो खत्म हो जाएगा, 8 और 7 15, 16 17 18 खत्म, ये नहीं आएगा। 8 और 3 11, 11 11 और 3 11 और 2 13, 13 और 2 15, देख लो फिर एक और, 6 और 3 9, 7 और 2 9, ये भी नहीं हो रहा, तो 6 किसका बनना है, इसका। अदरवाइज कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन तो करनी है ही है, रिपीट कर देता हूं मैं। देखो ये कितना है 9487,500, इस डिजिट के डिजिट्स का सम कितना होगा, तो गिनती किया करो, मतलब 9 9 के ग्रुप देखो कितने बनना है इसमें, एक ग्रुप बनना है 9 का, 5 और 4 9, 7 और 8 15, 15 को फिर दोनों को ऐड करो, तो इसके डिजिट सम कितना बनना है 6। देखो डिजिट सम क्या होता है पता है, डिजिट सम ये होता है कोई भी नंबर है उसको तुम 9 से डिवाइड करो, तो जितना रिमाइंडर बचता है उसी को डिजिट सम बोलते हैं, कोई भी नंबर हो। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट सम डिविजिबल है कि नहीं 9 से, अब जो बच जाता है वही रिमाइंडर होता है। 9 जैसे तुम जितने जैसे नंबर जोड़े तुम्हारे आया 47, अब 47 में तुमने 9 का भाग लगाया तो कितना शेषफल बचा 2, तो वही डिजिट सम है उसका, और तुम वैसे भी करके देख लेना। और अब इस 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है 92, तो 9 तो चला जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 और 2, यानी कि 4 और आ गए। नीचे किससे डिवाइड कर रहे हो तुम, 1 से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, जबकि डिवीजन का भी एक रूल होता है लेकिन उस पर भी डिस्कस नहीं कर रहे। क्या हो जाएगा ये 24, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, तो जिस ऑप्शन का डिजिट सम 6 होगा वही अपना आंसर है। आई बात समझ में, अब डिजिट सम करो, जिस ऑप्शन का 6 बैठ गया वही अपना आंसर बन गया, डी ऑप्शन। ठीक है, यही होता है डिजिट सम, होता ही यही है, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बच जाए। ठीक है, बढ़े आगे, मल्टीप्लीकेशन में बहुत काम आता है, खास तौर से जब बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन होते हैं उनको तुम रिड्यूस कर सकते हो। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट 92 बताऊं इसको कि नहीं, कर लोगे भाई इसको तो कम से कम, है ना, नहीं तो तुम ऐसे समझ लिया करो कि 92 इवन नंबर है तो मिडिल में कौन से पड़ेंगे, 2 नंबर, 92 तो 46वां और 47वां, अब 46वां नंबर कौन सा पड़ेगा और 47वां कौन सा पड़ेगा, एक तो ये तरीका होता है सोचने का। एक एपी का क्या होता है, एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, उससे भी कर सकते हो तुम, बहुत तरीके हैं इसको सोचने के, इसको तो मैं ऊपर छोड़ देता हूं, मैं इसको भी तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूं, वैसे आसान सा क्वेश्चन है, कर लो। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 4:3, 2 दोस्त हैं, उनकी जो एज है उसका रेशियो में दे रखा है 4:3, विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 years।
4 वर्ष के पश्चात ये अनुपात बन जाएगा उनका। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज के 22 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का योग क्या बनना चाहिए। हो गया होगा ये तो। अच्छा, करो करो करो, कोई बात नहीं, करो करो, सॉल्यूशन करो। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे हो, ऐसा हुआ सा पेपर है क्या मेंस का? ऐसा नहीं है ना। बस मैं ये चीज तुमसे मैं दिखाना चाहता हूं कि ये हुआ होता नहीं है पेपर, लेकिन हम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस और लैक ऑफ अवेयरनेस कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। यही है एक मेन रीजन। मैंने कितनी बार तुम लोगों से बोला है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जुट जाओ। क्यों कहता हूं मैं बार बार इस चीज को? भाई तुम देख लो ना, 90% पेपर वही है, सब कुछ जो तुम पढ़ते हो, 4-5 क्वेश्चन चेंज आएंगे बस, और वो तो आने भी चाहिए, फिर मजा कहाँ आएगा पेपर में। तो 2 लोग हैं, इनकी आयु का योग आज 4:3 है। 4 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 6:5। देखो भाई, एक चीज याद रख लेना, जब भी आयु के क्वेश्चन कर रहे हो, एक ही चीज याद रखना कि किन्हीं भी 2 लोगों की एज का जो डिफरेंस होता है वो लाइफ टाइम सेम रहता है। तुम्हारे बड़े भैया अगर तुमसे आज 5 साल बड़े हैं ना, तो वो लाइफ टाइम 5 साल बड़े रहेंगे। समझे बात को? यानी कि एज का जो डिफरेंस है, इन दोनों की एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही जा रहे हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की वैल्यू 4 वर्ष बता रखी है। यही होगा ना मतलब इसका भाई, एक तरीके से देख लो, नहीं तो 2 की वैल्यू 4 वर्ष होगी ना, 4 ईयर्स। तो 2 की 4 है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? 8, और 3 की कितनी हो जाएगी? 6। तो ये आज की एज आ गई, तो 22 साल जोड़ दो इनमें, यानी कि 44 जोड़ दो। ये कितने? 14। 14 में 44 जोड़ दो, तो टोटल इनका 22 साल के बाद कितना बन जाएगा? 58 साल के हो जाएंगे, है भाई। 22 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं बड़े। ऐसा भी है क्या? नहीं, सही है बात, गलत थोड़ी तेरी नहीं, वो तो खैर है ही भाई। ओशो, ओशो जो था, रजनीश, उसकी उसका क्या था मेन, वो क्या कहता था, क्या शिक्षा थी उसकी? बाकी साइड में रख देना सारी बातें, अगर तुम्हें पता भी है तो। एक चीज मेन वो क्या बोलता था, अगर तुम गृहस्थ जीवन में हो, अगर गृहस्थी है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे जीवन के 2 ही उद्देश्य होते हैं, संतान की उत्पत्ति और उसकी रक्षा करना। हर एक माँ बाप यही है। अभी तुम चाहे इसको कुछ भी किसी भी सेंस में ले लेना, लेकिन जीवन का सार यही निकलेगा, संतान उत्पत्ति, उसकी सुरक्षा। बच्चे हैं, आज हम, मेरी बेटी है, अभी 3 साल की भी नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा, ये इंश्योरेंस, सुकन्या समृद्धि, वो ये दिमाग में चलता है ना, बच्चे के लिए सोचते हैं ना। आज मेरा बच्चा आज जाएगा नहीं जाएगा फॉरेन पढ़ने के लिए, जिसके माँ बाप की जैसी क्षमता होती है वो उसके हिसाब से सोचता है। अब वो माँ बाप ही अजीब हैं जो ना सोच रहे खैर अपने बालकन के लिए हैं, लेकिन सब सोचते हैं। इसको करूं कि नहीं बता दो। वैसे तो ये देखो, 8 किलोग्राम की कॉस्ट 51 है, 9 किलोग्राम की 68 है, 68 और 51, ये 8 है, ये 9 है। कल ही परसों बताया था तुमको, 9 और 17, और इनका डिफरेंस 17 है। एक की वैल्यू 1 के बराबर है, तो या तो इसमें 9 जोड़ देना या इसमें से 8 माइनस कर देना, तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 60 है, बताया था ना, देख लो। A tank when full can be emptied by an outlet pipe A in 5.6 hours। जब एक टैंक भरा होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये टैंक पूरा भरा हुआ है, तो एक आउटलेट जिसको खाली करने वाला पाइप बोलते हैं, भरे हुए टैंक को 5.6 घंटे में खाली कर देगा, भरे हुए को। जबकि एक इनलेट पाइप भी जो है, खाली टैंक को कितने घंटे में भरेगा? 7। तो पहली बात तो ये है कि खाली कर रहा है तेज, तो जब भी ये दोनों चल गए, खाली होना है टैंक, भर नहीं सकता। If pipes A and B are turned on alternatively for 1 hour each, starting with A when the tank is full, जब टैंक भरा हुआ है
आउटलेट से स्टार्टिंग करी, ऑल्टरनेटिव चल रहे हैं ये, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक? बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ, क्या आंसर आना चाहिए? कितना करना है हमें? 1। आ गया आंसर? तो बताओ क्या आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, करो करो सोल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन है। बी, सी, 56? चलो गलत है। वेरी गुड। 47? सही है, 47 करेक्ट आएगा, बिल्कुल सही बताया। अब आएगा कैसे, इसको एक बार समझ लो, है ना सब लोग ध्यान से। एक टैंक ए, एक आउटलेट है भैया और एक इनलेट है। ए है हमारा आउटलेट यानी खाली करने वाला, और बी हमारा इनलेट है यानी कि भरने वाला। ये कितने घंटे में खाली करता है? 5.6 आवर्स में खाली कर सकता है। देखो ऑल्टरनेट में दिक्कत आती है हमेशा, है ना, ध्यान देना इस पे। और ये 7 घंटे में इसको क्या कर सकता है, भर सकता है। एलसीएम 56 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब हमारे पास ये टैंक है, इसमें 56 लीटर पानी है। ये टैंक है, इसमें 56 लीटर पानी है। अब 2 पाइप लग रहे हैं, एक भरने वाला है भैया और एक है खाली करने वाला, ठीक है। पहले घंटे ये खाली करने वाला है ए, ये इनलेट है भरने वाला है, ये बी, ठीक है, समझ गए ना इस चीज को। पहले घंटे ए खाली करेगा, मान लो ए ने 10 लीटर खाली करे, तो अगले घंटे बी बढ़ेगा 8 लीटर, यानी कि 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, यानी कि 2 घंटे में 2 लीटर खाली हो गया। 2 घंटे में कितना माइनस हो गया? 2 लीटर माइनस हो गया। 2 लीटर माइनस हुआ ना, ये 10 लीटर खाली कर रहा है। अगले घंटे फिर ए आएगा, फिर बी भरेगा, तो हम कहां तक भरेंगे इसको? 46 लीटर तक। कितना रोकोगे? 10 लीटर रोकोगे। इसी बात पे फोकस रखना, है ना, समझ रहे हो ना बात को। कितना है ये? 56। ये 10 माइनस करेगा या 8 प्लस करेगा, एंड सो ऑन। तो मैंने लास्ट में 10 ही रोक रखे हैं, 10 लीटर, यानी कि 46 लीटर पे वर्क करो अपना। कितने तक कर लो अपना वर्क? 46 लीटर तक। तो 46 लीटर अगर पानी खाली करना है तो 46 घंटे ही लगने चाहिए इसके हिसाब से, समझ रहे हो यहां तक? अब इसके बाद में नंबर किसका है? ए का नंबर आ रहा है। तो हमें कौन सा टाइम बताना होता है? जब सबसे पहली बार वो खाली होगा। तो अब ये 46 लीटर खाली हो गया 46 घंटे में, अगली बार ए आया, ए ने 10 के 10 लीटर खाली कर दिए 1 घंटे में, तो बस काम खत्म, टैंक खाली। तो 1 घंटा और जोड़ दो इसमें, तो हमारा आंसर कितने घंटे आ जाना चाहिए? 47 आवर, है ना। चलो एक क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पे, ध्यान से बताना जरा। एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, जैसे ए है, ए इस टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी इस टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अब ए और बी ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं एकांतर क्रम में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। ए स्टार्ट कर रहा है, तो ये टैंक कितने टाइम में भर जाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बारी बारी से चल रहे हैं, बारी बारी से, बारी बारी से चल रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिवली, एक एक करके, ऑल्टरनेटिवली। ये ऑल्टरनेटिवली भाग रहे हैं, तो कितने घंटे में टैंक भर जाना चाहिए? ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है, और ए से स्टार्टिंग हो रही है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए? 55 घंटे। साठ, फिर वही बात, 60 किसने बताया? 60 नहीं आएगा, वही तो बात है सोचने वाली। भाई एलसीएम आ गया 30, एलसीएम आ गया 30, ये 3 लीटर भरेगा
और ये 2 लीटर क्या करेगा, खाली करेगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली चल रहा है मामला। ए आया, ए भरेगा, बी आया, बी खाली करेगा। भरना कितना है तुम्हें, 30 लीटर पानी। भरना कितना है, 30 लीटर पानी। ए आया, ए ने 3 लीटर पानी भर दिया। बी आया, बी ने 2 लीटर पानी खाली कर दिया। 1 घंटे ए चल गया, 1 घंटे बी चल गया, यानी कि 1 लीटर पानी भरने के लिए 2 घंटे चलना पड़ा। 1 लीटर पानी भरने के लिए 3 में से 2 जाएंगे तो, है ना। 1 लीटर पानी भरने के लिए 2 घंटे चलना पड़ा। तो कोशिश क्या करनी है तुम्हें, जो सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है इतना रोक लो, इतना रोक लो। तो मुझे कितने लीटर पानी भरने की आवश्यकता है, 27। पहले मैं 27 लीटर भर देता हूं। तो 27 लीटर पानी को भरना स्टार्ट किया तो 54 घंटे लगेंगे। अब इसके बाद में नंबर किसका है, ए का। अब ए आएगा, ए 1 घंटा चला और 3 का 3 लीटर भर दिया, तो 1 घंटा और चले और काम खत्म। 55 घंटे में भर गया टैंक यार, 55 आवर्स में टैंक भर जाएगा। ऑल्टरनेटिव का कौन, आउटलेट है ना, खाली करने वाला। अब मान लो 2 तरह के पाइप लग रहे हैं, खाली भी कर रहा है, भर रहा है। 1 घंटे तो भरने वाला चल रहा है, अगले घंटे खाली करने वाला चल रहा है, तो खाली करने वाला माइनस करेगा। अब भरने वाले ने तो 3 लीटर भर दिया 1 घंटे में, फिर खाली करने वाला खोल दिया तुमने, वो 1 घंटे में 2 लीटर खाली कर गया। तो अल्टीमेटली 2 घंटे में 1 ही लीटर तो पानी बचा। अब तुम भरते जा रहे हो। अब ये एक बात बताओ, टैंक भर गया, हमें क्या पूछा, टैंक कितने घंटे के बाद भरेगा। तो टैंक कितने घंटे के बाद भर गया, पहली बार 55 घंटे के बाद। उसके बाद में बी को थोड़ी चलाना है, फिर मुझे मुझे पहली बार ये सोचना है टैंक कब भरेगा हमारा। सबसे पहली बार टैंक कब भरेगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहली बार टैंक कब खाली होगा। ऐसे तो फिर मैं ए को फिर चला दूंगा ना, बी को 8 लीटर फिर भर दूंगा पानी इसमें। इनका मतलब ये होता है कि सबसे पहली बार टैंक कब खाली या भर रहा है। तो इसमें सबसे पहली बार कब खाली होगा, 47 घंटे के बाद। सबसे नहीं समझ में आता, देखो मान लेते हैं, ठीक है, ये टैंक तुम्हारा मैं मान लेता हूं 5 लीटर का है। ठीक है, पहले घंटे में ए ने 3 लीटर पानी भर दिया इसमें। बी आया, बी ने 2 लीटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगले घंटे ए ने फिर 3 लीटर पानी भर दिया। फिर बी आया, बी ने कितना खाली कर दिया, 2 लीटर। अगले घंटे आया, ए ने कितना पानी भरा होगा यहाँ पे, 1 लीटर ये भर गया, 1 लीटर ये भर गया, फिर 1 लीटर तुमने ये भर दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में खाली थोड़ी करवाओगे, तुम्हें ये चेक करना है कि 5 लीटर कब पहली बार भर गया। तो यहाँ पे 1 लीटर के बाद 3 लीटर भरा हमने, तो 4 भर गया था। 4 भरने के बाद फिर 2 खाली कर दिया हमने, तो 2 ही रह गया इसमें। फिर आया एक और नंबर, वो ने 3 भर दिया। तो अब ये 5 घंटे के बाद 5 लीटर भरा है इसमें। अब यही मैं अगर आगे बढ़ाता चला जाऊं तो आगे तुम्हें क्या सोचना पड़ेगा, जैसे मान लो 7, जैसे मान लो 10 लीटर पानी भरना होता, तो फिर तुम यहाँ 2 खाली करते, फिर तुम 3 भरते, फिर 2 खाली करते, इस तरीके से चलते। तो कितना भर जाता, 1 2 3 4 5 6 7, इतना भर गया। इसके बाद में मुझे बताओ, इसके बाद में 10 लीटर पानी तो भरना है, फिर 3 आगे भर देगा। उसके बाद में खाली थोड़ी करवाओगे उस पर। तो खाली कर, तो वही तो क्वेश्चन है, खाली करने वाली तो क्वेश्चन है, खाली करने के लिए रोक दो उतना। 1 लीटर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 के बाद कितने घंटे में भर गया, 15 घंटे में। बस यही सोचना है तुमको, जितना पहला वाला भर रहा है या खाली कर रहा है। तो हमने इसमें क्या किया था, ये 10 लीटर खाली कर रहा है ना, तो 10 रोक लिए थे मैंने, 40 भरवा लिया पहले, 40 भर गया। चलो भाई, टाइम हो गया यार, चलो तो 10 मिनट और सही। तो बताना पड़ेगा भाई, लेंथ और ब्रेथ का रेशो 3:2 है, पेरीमीटर दे रखा है 120, एरिया बताना है यार तुमको। मतलब दूना
3x प्लस 2x, टू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होती है वो हमारी कितनी आ रही है, 120 आ रही है। ठीक है भाई, एरिया हमारा कितना आएगा, 3x इंटू 2x, यानी कि 6x स्क्वायर हमारा एरिया आना चाहिए। तो 2 से कट गया 60 बार, और ये बन गया 5x की वैल्यू आ रही है 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 6 गुणा 12 12 कितने होते हैं 144। अरे गलत बता दिया, 6 चौके 24, 2 26, 6 और 2 8, ये आएगा आंसर। तो 864 आएगा। 144 किसने बोला, 144 नहीं आएगा। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, रेशो दे रखे हैं लेंथ और ब्रेथ के 3 और 2। रेशो में अगर तुम वेरिएबल जोड़ दोगे तो ये एक्चुअल बन गए। अब ये एक्चुअल है। दूना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, पेरीमीटर होता है। टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना दे रखा है 120, पेरीमीटर का आधा यानी कि 60 है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा 60 मिलेगा। तो ये कितना है 5x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 12 आ गई। इनका मल्टीप्लाई करो, एरिया होता है 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 के हिसाब से 144। ठीक है, कितना आ गया आंसर बताओ। देखो जब भी कभी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे कि लॉस दुगना है, लॉस 20% ज़्यादा है, लॉस 20% कम है, तो ऐसे ध्यान कर लिया करो कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से ज़्यादा की कोई चीज़ जाएगी तो तुम्हें होगा प्रॉफिट, इससे कम रहेगी तो क्या होगा तुम्हें लॉस। अब तुमने जब 680 का बेचा तो तुम्हें लॉस हो रहा है, और जब तुम 1070 का सेल कर रहे हो तो तुम्हें फायदा हो रहा है। लेकिन क्या कह रहा है, हिज गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस, यानी कि लॉस अगर तुम्हें यहाँ पर 1 रुपए का हो रहा था तो यहाँ प्रॉफिट तुम्हारा दुगना है भैया, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है ये। तो 680 से गए तुम यहाँ, यानी कि 390 की जर्नी है तुम्हारी, और एक्चुअल में 1 और 2 कितने के बराबर है, ये 3 के बराबर। तो 3 की वैल्यू अगर 390 आ रही है तो 1 की वैल्यू 130 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 130। तो 1 का ही तो लॉस है यहाँ पे, तो 130 रुपये बेटा जोड़ दो यहाँ, तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना रुपये आ गया 810 रुपये। बढ़िया आगे बोलो इसमें तो, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। अब बस ये लास्ट है, ठीक है, जल्दी कर लो। इसके बाद में मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो डाउट्स होंगे वो तुम करके लाना। इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी है, इसमें प्रोबेबिलिटी का भी होगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे तो मैं उनको सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हम अलग से ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। Akshay places 3 identical rings of diameter 21 centimeter in such a manner that each one touches the other 2 rings। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ना। He observes that there is a space enclosed by the circle which is what is the area of this portion। ये तुमको बताना है भाई। इसमें देखो असली मुद्दा कैलकुलेशन का है और एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस है। √3 की वैल्यू लेनी है 1.732, यानी कि तुम्हें ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ √3 ही की वैल्यू आएगी और सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, पाई की भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कहना चाह रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। जैसे 3 आइडेंटिकल बनने हैं हमारे सर्कल, एक सर्कल ये बना देता हूँ, एक सर्कल ये बना दो यार, और एक सर्कल इनको ऐसे बना दो। तो ये इसकी बात कर रहे हैं ना, इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो फिगर एनक्लोज भाई, ये तीनों सर्कल्स से जो एरिया घिरा हुआ है इसकी बात की जा रही है। तो इसके लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है हमेशा, और तीनों सर्कल आइडेंटिकल है, तो ये सेंटर और ये सेंटर, ठीक है। तो इस तरीके से बना लो, इसके अंदर ही आएगा, मुझ पर फिगर सही नहीं बनाया ना, इसके अंदर ही बनेगा ये, है ना, ध्यान रखना तुम लोग।
के अंदर ही आएगा। तो सेकंड रुको यार, ऐसे खींच देता हूँ उसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसा बनेगा, ये आर है, रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है। तो ट्राइंगल का जो एरिया होगा ना, उसमें से 60 डिग्री का ये बनेगा, 60 डिग्री का ये बनेगा, और 60 डिग्री का ये बनेगा, यानी कि सेमी सर्कल जो होता है, अर्धवृत्त का एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ऑप्शन कितना आ रहा है, सी। तो डायमीटर दे रखा है भैया तुमको कितना, 21, तो रेडियस जो आ जाएगी तुम्हारी आ जाएगी 21/2, ठीक है। और तुम खुद सोचो कि ये जो बना है, ये एक साइड जो है 2r के बराबर है कि नहीं, तो ये 21 सेंटीमीटर की साइड है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 r स्क्वायर, ओ a स्क्वायर, यानी कि 21 × 21 माइनस पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना बनेगा भैया, पाई को लिख लेते हैं सीधे सीधे, है ना, पाई r स्क्वायर, r कितना बनेगा, आधा, 21/2, 21/2, और उसका भी क्या करना है तुम्हें, ठीक है, 7 से 3 बार 21 और 2 से 11 बार। तो एक काम कर लेता हूं मैं, मत करो कोई काम, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ही मुद्दा दिख रहा है भैया अब तो। एक सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, हाँ, तीनों क्वाड्रेंट थोड़ी, क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये तो सेक्टर है 60 डिग्री का। हाँ तो ये कितने हैं, ये 3 है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। तो मुझे बताओ 180 ये आधा हुआ कि नहीं हुआ, वही मैंने बोला है, सेमी सर्कल एंगल देखा करो, 60 60 60, 180 360 का आधा होता है, सेमी सर्कल बनना है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो भैया, करो तो फिर, करनी है तो फिर कर ही लेते हैं। एक काम किया जाएगा भाई, तो 21 4 बाहर ले लो या तो, क्योंकि ये तो तुम्हें करना ही है, थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाई जाए। 21 और 4, 21/4 बाहर निकाल लूं, 21/4 बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा 21, एक काम कर लो 3 और बाहर ले लो, 3 और बाहर ले लिया मैंने, तो यहां बचेगा 7, तो 7 गुणा √3 कितना दे रखा है हमको, 1.732, और माइनस में यहां कितना बचेगा, 11 ही बचना है यहाँ पे, ठीक है। चलो भैया 63/4 गुणा में ये कितना आ जाएगा जरा बताओ, 7 दूनी 14, 21 21 और 1 22, 2 49 और 2 51, 5 7 और 5 12, 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1.124 आ गया यहाँ पे। 4 से काट लो भैया इसको, लगभग 4 तिया 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, इतना आ रहा है। 63 दूनी 126 और 63 8, 117.7 वाला आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, 63 6 8 8 तिया 24, 8 सिंह 48 और 2 50, और 6 510 आ रहा है, 51, और 63 दूनी 126, 126 में 51 जोड़ो 177 होते हैं, तो यही आ रहा है ना 17.7 वाला, यही मैं कह रहा था, इतना बनेगा ये 17.70। तो ठीक है भाई, है ना, आज के लिए इतना बहुत है, काफी क्वेश्चंस पहुंच गए तुम्हारे पास, ये पीडीएफ में शेयर करता हूँ बेटा। चलो भाई ठीक है फिर, हैं, थैंक यू।